हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है काला जी। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। बचाओ! मैं अपने पलंग पर सिकुड़ कर बैठ गया था। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर हवा में उड़ रहा है। यह कहानी प्रदीप की है। उसने फट से आंखें खोल दी। वह अपने पलंग से करीब 3 फीट ऊपर उठा हुआ था। वह हैरत से आंखें फाड़े करीब आती उस काली आकृति को देख रहा था और बुरी तरीके से डर गया था। हा 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 हा। काली आकृति ने हंसा और जोर से कहा, क्यों डर लग रहा है? उस समय डर नहीं लग रहा था जब तंत्र विद्या द्वारा इस चाँद पर मेरा आवाहन किया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्रदीप ने कहा। मगर अब कुछ नहीं हो सकता। सहसा उस काली आकृति के चेहरे पर 2 हरे बिंदु चमकने लगे। तुम्हें मरना ही होगा, उस आकृति ने कहा। नहीं, प्रदीप चीखा। मगर उस काली आकृति को उस पर दया नहीं आई। उसने पूरी ताकत से प्रदीप को दीवार पर पटक दिया। आह! प्रदीप हलक फाड़ कर चीखा। प्रदीप, प्रदीप, उठो! क्या हुआ बेटा? प्रदीप ने आंखें खोलकर देखा। ओह, तो मैं सपना देख रहा था। उसकी बूढ़ी दादी मैं हैरान परेशान उसे देख रही थी। ओह दादी, शायद कोई बुरा ख्वाब देख रहा था। कैसा ख्वाब बेटा? दादी ने पूछा। पता नहीं दादी, कोई काली सी छाया हरी चमकदार आंखों वाली, बताते हुए प्रदीप के रोंगटे खड़े हो गए। वह मुझे मारना चाहती थी। मारना चाहती थी? दादी बड़ी हैरान हुई। हाँ, वह कह रही थी कि तंत्र विद्या से मैंने उसका आह्वान करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वह मुझे मार डालेगी। प्रदीप की बात सुनकर दादी के चेहरे के रंग उड़ गए। वह बेचैन हो उठी। बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए उन्होंने प्रदीप से पूरा सपना सुना। ऐसा सपना दिखा तुझे? दादी भयभीत हो उठी। तुम इतना क्यों डर रही हो दादी? मैं सपना देख रहा था और सपना का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता, प्रदीप ने कहा। मगर दादी कांपते कदमों से चलते हुए बाहर चली गई। दोपहर हो चुका था। ओह गॉड, यहाँ की लाइट का भी कोई भरोसा नहीं। पता नहीं कब तक आएगी। दादी भी पता नहीं कहाँ है। प्रदीप कमरे से बाहर आकर बरामदे में बैठ गया। जून की बेहाल कर देने वाली गर्मी से कहीं सुकून नहीं था। फिर भी शहरों की अपेक्षा में गांव में राहत थी। शायद आंधी आ रही है। प्रदीप ने तेज हवा का झोंका महसूस किया। वह बरामदे से उठकर घर के उस हिस्से में आ गया जहां आम, नीम और जामुन के पेड़ लगे थे। वहां आकर प्रदीप को अजीब सा लगा, क्योंकि जिस हवा को उसने बरामदे में महसूस किया था, वह हवा का झोंका वहां नहीं था। पेड़ों से घिरे उस स्थान के बीचों बीच उसकी दादी ने शिवलिंग की स्थापना कर रखी थी। प्रदीप वहीं जाकर बैठ गया। अचानक उसकी नज़र वहां से स्पष्ट दिखाई देते अपने घर पर पड़ी। उसकी दादी का काफ़ी बड़ा घर था। करीब 1.5 मीटर हजार जगह को घेर कर 4 दीवारी की गई थी। इस जगह में मात्र 100 मीटर की जगह पे ही घर बना था। बाकी जगह खाली था, जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे व सब्जियाँ लगी थी। पूजा स्थल से अंधेरे में डूब रहा घर प्रदीप को बड़ा ही भव्य लग रहा था। एक अजीब सा खौफ उसके मन में सवार था। तभी उसकी नज़र एक साया पर पड़ी। अंधेरे में काली छाया को पहचानना कठिन था, मगर उसकी गति के कारण उसके उपस्थित होने का आभास हो रहा था। शायद दादी लौट आई है, प्रदीप ने सोचा और वहाँ से उठ खड़ा हुआ। मगर अगले ही पल उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वह काला साया तेजी से ऊपर की ओर उठने लगा। एक नीली सी रोशनी चमकी और साया स्पष्ट हुआ। प्रदीप चीखना चाहता था, मगर अत्यधिक खौफ के कारण उसकी चीख हलक में ही अटक गई। उसके जिस्म के तमाम मांसों से
पसीना देने लगा। उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह वही काली आकृति थी जिसे उसने बीते रात सपने में देखा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है भला? सपने में जो आकृति उसने देखी थी वह कैसे संभव था कि उसने नंगी आंखों से देख रहा था? हालांकि काली आकृति घर के ऊपरी हिस्से में जाकर कहीं गायब हो गई, पर प्रदीप के दिमाग पर वह अपनी छाप छोड़ गई। एकाएक उसे अपनी दादी का डरा हुआ चेहरा याद आया। उसका सपना सुनकर उसकी दादी किस कदर डर गई थी, जैसा वह सपना न हो हकीकत हो। क्या दादी काली आकृति को पहले से जानती थी? मगर कैसे? इस काली आकृति का क्या रहस्य है? कौन है यह और यह क्यों आई है? प्रदीप के मन में अनेक सवाल पैदा हो रहे थे। खौफज़दा प्रदीप को अपनी दादी की चिंता होने लगी। सहसा उसने घर की तरफ बढ़ती एक दूसरी आकृति को देखा। उसकी चाल से उसे वह तुरंत पहचान गया। वह उसकी दादी थी। 20-21 वर्ष से प्रदीप इतना डरा हुआ था कि वह अपनी दादी को पुकारने के लिए भी सोच रहा था। पता नहीं किस भावना के तहत प्रदीप ने शिवलिंग पर चढ़े हुए एक फूल को उठा लिया और अपने माथे पर लगाया और अपनी दादी की तरफ दौड़ने लगा। जैसे ही प्रदीप ने अपनी दादी के कंधे पर हाथ रखना चाहा, पीछे से उसे किसी ने पुकारा, प्रदीप! उसकी नज़र उठकर चार दीवारी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मारे हैरत उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे को पार कर उसकी दादी तेजी से उसकी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। फिर ये कौन है? प्रदीप ने अपने आगे खड़ी सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत की तरफ देखा, जिसकी पीठ उसकी तरफ की हुई थी। प्रदीप उसका रुख अपनी तरफ करना चाहता था, पर उसके कोई प्रयास करने से पहले ही वह औरत पलटी। प्रदीप उसका चेहरा देखते ही अपने स्थान पर फ्रीज हो गया। मारे भय के आंख कगार फटी की फटी रह गई। गले की घंटी उछलने लगी और उसका गला सूख गया। सफ़ेद साड़ी में वह कोई नहीं बल्कि वह काली आकृति थी, जिसकी आंखें हरी चमकदार थी। काली आकृति। दूसरा अध्याय। वृद्ध दंपति ने अपने इकलौते पोते के पास जाकर एक सादा पोश आकृति को देखा। वह भी कांप उठी। प्रदीप उसके घर के इकलौता चिराग था। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहती थी। पता नहीं कहाँ से उस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत आ गई कि वह लगभग दौड़ती हुई अपने पोते के करीब आ पहुंची और मुट्ठी में बंधे काले धागे को उसके बाजू पर बांध दिया। उसी पल की आवाज़ के साथ वह काली आकृति गायब हो गई। उसी क्षण वहाँ रोशनी जगमगा उठी। लाइट आ गई, मगर प्रदीप अभी तक सत्ते में था। उसने अपनी दादी से कहा, ये सब क्या है दादी? अरे प्रदीप, तुम ये सब मत पूछो। प्रदीप फिर भी बोलने लगा कि मुझे बताओ। दादी ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा और उसे पानी पिलाकर उसी जगह ले आई जहाँ शिवलिंग की मूर्ति स्थापित थी। आप बैठ। दंपति उसके साथ वहीं बैठ गई। अचानक प्रदीप को याद आया कि उसने वहाँ से फूल उठाया था जो अभी भी उसकी मुट्ठी में बंधा था। उसने मुट्ठी खोली और दादी से चौंक कर पूछा, ये फूल? हाँ दादी, मैंने ये फूल यहाँ से लिया था। ओह मेरे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। दादी ने शिवलिंग को प्रणाम किया। प्रदीप, आज मैं तुम्हें जो रहस्य बताने जा रही हूँ वह मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और जो जानता था वो उस दुनिया में नहीं रहे। प्रदीप ने पूछा, कौन? दादी बताती है, तेरे माता पिता। दादी? प्रदीप चीख पड़ा, ये आप क्या कह रही हो? बेटा, जो भी इस रहस्य को जान लेगा जिंदगी नहीं बचेगी उसकी। दादी ने खौफज़दा होकर कहा, तू सोच रहा होगा फिर मैं कैसे जिंदा हूँ? इसे मैं अपना सौभाग्य समझूं या दुर्भाग्य, ये मुझे भी नहीं पता। पर तेरे पिता ने
मरने से पहले मेरी सुरक्षा का प्रबंध कर दिया था। उस समय हमें नहीं पता था कि तू वेदिका यानी प्रदीप की माँ की कोख में आ चुका है। 15 वर्षों से उसे कोई संतान नहीं हुई थी। मेरा बेटा बड़ा ही धार्मिक था। पता नहीं कैसे एक धूर्त तांत्रिक के चक्कर में आ पड़ा। उस तांत्रिक ने तेरे पिता को झांसा दिया कि यदि उसकी बताई हुई पूजा करेगा तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। मेरे बेटे ने उसके द्वारा बताई हुई सारी क्रिया की, पर उसे नहीं पता था कि वह जो अनुष्ठान कर रहा है वह अनुष्ठान गलत है। उस अनुष्ठान से वह जिन आज़ाद हो गया था। कल रात तूने जो सपना देखा था, ठीक ऐसा ही उस जिन ने आज़ाद होकर तेरे पिता को भी मार डाला था। मरने से पहले उसने चीख कर कहा था, माँ मेरा बेटा आने वाला है, तो उसका नाम भी प्रदीप रखना, मगर उसका जन्म यहाँ नहीं होना चाहिए, ना ही तो उसे यहाँ कभी बुलाना। सही समय पर वह खुद यहाँ आ जाएगा। उस समय वेदिका अपने मायके में थी। वह तेरे जन्म के समय वहीं चली गई थी। जब मैंने तेरा नाम प्रदीप रखा तो उसने हैरान होकर मुझसे कारण पूछा। मैंने नासमझी में उसे सारी बातें बता दी और उस जिन ने उसे भी मार डाला। ओह, वह तांत्रिक! प्रदीप को दादी की बातें परिलोक की कथा जैसी लग रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था जिसके अस्तित्व को वह काल्पनिक मानता था वह उसकी जिंदगी की सच्चाई है। काला जिन बहुत शक्तिशाली है। तांत्रिक उस पर काबू न पा सका और मर गया। दादी ने कहा, तुम्हें मैंने यहाँ आने से इसलिए रोक रखा था, पर हर बार की तरह इस बार भी तुमने मेरा कहा नहीं माना और तुम यहाँ आ गए। तुम मेरा पोता है, मगर मैं जानती हूँ तो पहले जन्म में मेरा बेटा था। मेरे ही घर में पुण्य जन्म लेकर तो इस जिन को ख़त्म करने आया है। मुझे क्या करना होगा दादी? प्रदीप, याद रख, किसी भी सूरत पर तेरी बाजू से यह ताबीज़ नहीं खुलना चाहिए। तुझे लेकर मैं एक मृत्युजन मंत्र का पाठ करवाऊंगी। कल रात को उसी कैलेंडर पर जैसा मैं बताऊं वैसा तो पूजा करना। ठीक है दादी। प्रदीप ने सारा डर हल्के हल्के से ख़त्म हो रहा था। मैं तुमसे वादा करता हूँ दादी कि मैं उस जिन को वापस उसके स्थान पर भेज कर रहूँगा और इस तरह अपने पिता की मौत का बदला लूँगा। मगर ये बात ध्यान रखना बेटा, अगर कल तुम उसे वापस ना भेज पाए तो वह किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएगा और पूरे गांव को शमशान बना डालेगा। जितने लोग वह मारेगा उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तुम चिंता मत करो दादी, मुझे भोले बाबा पर पूरा भरोसा है। उनके ऊपर चढ़े एक फूल ने आज मेरी रक्षा की है। उसी फूल के कारण जिन मुझे छू नहीं पाया। मैं सच्चे मन से कल रात आराधना करूँगा। प्रदीप मृत्युंजय मंत्रों का पाठ करने लगा। रात बीत गई और पूरा दिन गुजर गया। शाम होने से पहले दादी ने प्रदीप को सारी तंत्र विद्या और पूजा समझा दी। अंधेरा घिरते ही प्रदीप 20-22 वर्ष बाद उसी कमरे में आ बैठा जहां उसके पिता ने अपने जीवन की अंतिम पूजा की थी। उस कमरे के दीवार पर एक रक्त का बड़ा सा धब्बा था। वह समझ गया था कि उस जिन ने उसके पिता को वहीं पटका होगा। ख्वाब में भी उसने ऐसा ही कमरा देखा था। भगवान शिव का ध्यान कर प्रदीप अनुष्ठान करने लगा। पूरा कमरा बुरी तरह हिलने लगा, मानो भूकंप आ गया। पर प्रदीप पूजा करता रहा और अपने सामने बिछे चाट पर फूल, रोली, हल्दी, चावल चढ़ाता रहा। फिर अचानक कमरे में एक सफ़ेद रंग की कोई आकृति आने लगी। पूरा कमरा सर्द हवा से भर गया। जितनी गति प्रति पल तेज हो रही थी। कमरे में जल रही इकलौती मशाल बुझ गई। कमरे में धुंध अंधेरा छा गया। प्रदीप को उस समय थोड़ा भय लगा, मगर तभी पूरे कमरे में हल्की पीली रोशनी फैल गई। दादी लालटेन हाथ में लिए कमरे में आई, पर कमरे की ठंडक इतनी बढ़ती जा रही थी कि प्रदीप और दादी के दांत खिटखिटाने लगे
और कंपनी छूटने लगी। पूजा बीच में ही रुक गई। हा 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 हा। हरी आंखों वाली वह जिन फिर से आ गई। अब मैं तुझे तेरे पाप के पास भेज दूंगी, इसी दीवार में पटक कर तुझे भी मार डालूंगी। प्रदीप चौंका। सहसा उसकी निगाह अपने बाजू पर गई। उसकी बाजू पर बंधा ताबीज गायब था। ज़्यादा ठंड लगने पर प्रदीप ने बदन कांप रहा था और उसने बदन में गर्मी देने के लिए हथेली से अपने हाथ चेहरे को रगड़ रहा था। शायद उसी समय उसका ताबीज उसके बाजू से खुलकर गिर गया। मगर फिर भी वह डरा नहीं, बल्कि अधूरी पूजा को पूरा करने लगा। दादी भी अपने पोते का संकट को महसूस कर रही थी। वह भगवान शिव की प्रार्थना करने लगी। इधर प्रदीप की मौत बना हुआ जिन उसकी तरफ चला आ रहा था। जैसे ही वह प्रदीप के निकट आया, प्रदीप ने अपनी जेब से शिवलिंग पर चढ़े फूल को निकालकर उसके माथे पर लगा दिया। आह! काला जिन तड़प उठा। वह उन फूलों से चिपक कर रह गया। एक हाथ से फूल को थामकर प्रदीप दूसरे हाथ से पूजन सामग्री उस पर डाल रहा था। देखते ही देखते काला जिन छोटा छोटा और बहुत छोटा हो गया और फर्श पर बिछे चाट पर आकर बैठ गया। उसने हल्के से पीड़ा को चित्कार कर रही थी। पूजन खत्म होते ही काला जिन गायब हो गया और वह अपने लोग को वापस पहुंच गया। दादी और प्रदीप ने राहत की सांस ली। प्रदीप ने वह चाट सुबह होते ही बहते हुए जल में प्रभावित कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। इसी तरह की लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।